कॉम्प्रोमाइज के लिए तो हर टाइम में बोला जाता था, फोटो शूट में भी कॉम्प्रोमाइज होता था, कोई टेंशन नहीं, एक ही बार तो करना है, टेंशन क्या ले रहे हो। आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ और आपको लगा कि आज तो मैं बच नहीं पाऊंगी, ऐसा कुछ? एक बार हुआ था, काम करो, पहले आप आ जाओ, वो चले गई, फिर दूसरा बंदा आ गया, फिर लेकर गया, फिर तीसरा आया, फिर लेकर गया, तो मतलब वो बहुत ज्यादा ये हो गई थी। तो उन्होंने फोन छीन के अपने हाथ में रख रहे थे कि अभी तुम क्यों फोन कर रही हो, तुम बाद में चले जाना, तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते। मतलब आपका वो फ्रेंड उस दिन नहीं आता तो शायद नहीं बचती, मेरे सर्कल में है, आज तक वो कॉम्प्रोमाइज करके काम ले रहे हैं। अरे नहीं, जाने दो ना, काम तो मिल ही जाएगा, एक जगह पे नहीं तो दूसरी जगह पे, मतलब 8 से 9 जगह पे उसने सोचा कॉम्प्रोमाइज करने का। अपने आप को देख पहले, तेरे में क्या है, तेरी शक्ल देख, मैं जो बोलता हूँ तो तुम कर लोगी क्या। बैड टच करते थे, तुम समझ जाओ ना, मतलब पीठ पे ऐसे हाथ। एक दो जो फ्रेंड है उन लोग ने किया है काफी अच्छा, मतलब वो फेमस भी हो गई है। उधर से 2-3 लोग निकल के आ गए, साइड में बैठ गए, इधर बैठ गए, मतलब वही है, ऐसे टचिंग, मन में आ गया कि फंस गई मैं। एक ही दिन में इतने सारे लोग? हाँ। बट मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके साथ में 4-5 लोग ने कर चुके थे, और वहां पे कोई और लड़की फिक्स हो गई है, फाइनल हो गई है कि हाँ भाई ये काम करने वाली है। फिर दिमाग में आया कि अरे भाई मेरे साथ तो इतना गंदा नेपोटिज्म हो गया, तो बाजू की चेयर में आके बैठ गए। तो उस टाइम मेरा दिमाग काफी ज्यादा माइंड ब्लैंक हो गया कि शायद बचू ना बचू। 16 साल की लड़की 300 रुपए लेके पूना से मुंबई आती है अपना करियर बनाने के लिए। क्या दिमाग में चल रहा था और यहाँ आने के बाद में सारी चीजों को कैसे मैनेज किया? दिमाग में बचपन से था कि मेरे को सिर्फ मुंबई जाना है। क्यों? मैं जब स्टडी करती थी तभी भी मेरे दिमाग में था कि मुझे सिर्फ मुंबई जाना है एक बार, और बाकी जो होना है वहाँ पे जाके देख लेंगे। मम्मी से भी बात की, मम्मी मुंबई जाना है, तो मम्मी तो पुणे में जॉब करती थी, कंपनी है जहाँ पे काफ़ी सारी। अच्छा। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती हो, तुम्हें पता नहीं है मुंबई कैसा है, तुम अभी तक जानती क्या हो, छोटी हो, अभी पहले पढ़ाई पूरी करो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे जाना है तो मुंबई जाना है, प्लीज़ आप जाने दो। बहस सारी चीज़ों में हुई है बहस। मम्मी ने बहुत मना किया, मनाया, लेकिन मैंने बहुत मनाई, मार भी खा के मनाई। मम्मी मारती भी थी लेकिन मम्मी मान गई फिर बाद में। अच्छा। जब मैं डांस वगैरह मुझे अच्छा लगता था तो मम्मी को बोला मेरे को डांस के सिलसिले में मेरे को जाने दो। फिर मम्मी ने कहा मेरे को डांस तो मुझे भी पसंद था, लेकिन बोले तेरी नानी ने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ, वहाँ पे बहुत टफ है। ठीक है, मतलब हो गया। फिर उसके बाद मम्मी मान गई, मुझे आने दिया। पहले तो अप डाउन बोला कि पहले पुणे से मुंबई अप डाउन करो 2 दिन, और मुझे रहने का सोर्स नहीं था यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला था तुम्हें रहने की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फेसबुक फ्रेंड था मेरा जिसने मेरी बहुत हेल्प की थी, उसके थ्रू मैं रहने आई गई, मुझे रहने को मिला। फिर साथ ही साथ उसने मेरे को जॉब भी ढूंढ के दे दिया। तो 300 रुपये में कैसे मैनेज किया? 300 रुपये में मैनेज कैसे बताऊँ मैं अभी आपको? 300 रुपये में। और वो 300 रुपये आपको किसने दिए थे? मम्मी से लिया था मैंने 300 रुपये। अच्छा। पहले मम्मी को बोला मम्मी पैसे चाहिए, मम्मी बोलती पैसे नहीं है। अच्छा। 300 रुपये मेरे को बोलते पास में 300 रुपये लेगी, तो मैंने बोला ठीक है 300 दे दो, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। 40 रुपये कुछ टिकट था। अच्छा। 40 पूना से मुंबई का? हाँ। अच्छा, तो मतलब 40 वो भी खर्चा हो गया, 260 बचे। आ गई। फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया कि मुकेश कहाँ पे है, तो वो तुरंत आ गया, लेने आया। फिर एक उसका रूम था वहाँ पे रखा। रखने के बाद फिर मेरे को बोलता है तेरे लिए मैं जॉब का अरेंज करता हूँ, तब तक जब तक है तब तक रह। आराम से रुकी रही, देन जॉब मिला, फिर जॉब किया। फिर मतलब दिमाग फिर यही था कि नहीं अब मेरे को मुंबई में सेटल होना है। मुंबई में देखी, मैंने बोला यार हर मतलब नागपुर देखा, पुणे देखा, जो मेंटलिटी है ओपन माइंडेड, वो मुंबई मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने हिसाब से रह सकती हूँ, मुझे जैसी लाइफ चाहिए वैसे। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका फेसबुक फ्रेंड था जिसने सारा अरेंजमेंट यहाँ पे किया, तो बहुत बार ऐसा होता है ना, हम जब नई सिटी में जाते हैं तो डर भी लगता है कि जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो आपको ऐसे नहीं था? उससे ऑलरेडी मैंने कई बार फेसबुक पे वीडियो कॉल पे बात की, मैंने मम्मी से बात करवाई, फिर मम्मी ने बात की, उससे नंबर एक्सचेंज हुआ तो मम्मी ने तभी भी बात की। फिर मैं यहाँ पे आने के बाद में भी मेरे को भरोसा था कि वो बंदा मेरे को कभी ये नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा या मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। सच में बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा कि मेरे को आज तक मेरे साथ कभी कुछ गलत किया नहीं है, कभी उसने गलत नज़र नहीं डाला और हमेशा हेल्प किया मेरी। तो यहाँ आने के बाद में आपने सबसे पहला काम क्या किया? जॉब ढूंढा। जॉब ढूंढा, तो क्या आपके दिमाग में पहले ऐसा कुछ था कि बॉलीवुड में ही काम करना है या कुछ और था? नहीं, दिमाग में ये था कि एक बार ट्राई करना है बॉलीवुड में। अच्छा। एक बार ट्राई करना है, कैसे क्या है, क्योंकि बहुत सुना है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, टफ है या क्या क्या चलता है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले ये था कि ट्राई तो कर लूँगी पर पहले जॉब ढूंढ लेते हैं,
जॉब के साथ साथ थोड़ा मिल जाएगा तो काम कर लेंगे। तो कौन सा जॉब मिला आपको सबसे पहले? सबसे पहले वाउचर्स का ही था, वो भी इंडस्ट्री में ही था। मतलब अकाउंट्स में था कि जैसे पेमेंट के वाउचर्स बनाना होता था। अच्छा। बट वो भी थोड़े टाइम की मैंने, क्योंकि वो सर का जमा ही नहीं मुझे, कि उनका दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो मैं जॉब छोड़ दी। फिर कहीं और मैंने जॉब सर्च किया। दिमाग में कुछ और चल रहा था मतलब उनको ये था कि कंडीशन रखी थी उन्होंने। अच्छा, क्या? कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर पाओगी क्या। कितने टाइम काम किया आपने वहाँ पे? 2 महीना। तो 2 महीने के बाद ये हाँ। कंडीशन रखी? तो मैंने बोला नहीं सर, मेरे को नहीं चाहिए, आपकी जॉब आप रखो, मैं चली। तो फिर मैंने कहीं और देखा, तो कहीं और जॉब के लिए ट्राई किया, तो फिर मुझे वही एडवोकेट के पास जॉब मिल गई। तो अच्छा। तब से लेकर अब तक आप उनके साथ काम कर रहे हो। तो फिर आपकी ये बॉलीवुड में एज एन एक्ट्रेस ये काम कब से शुरू हुआ? ये वो जब मैंने ज्वाइन किया सेकंड ऑफिस, तो तब से मुझे उन्होंने भी सपोर्ट किया काफ़ी। अच्छा। और मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड तो उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ भाई इधर ऑडिशन है, तुम देने जाओ। और फिर ऑडिशन दिया, फिर उसके बाद एक जगह पे सिलेक्शन हो गया, तो काम मिला, अच्छी कैरेक्टर मिल गया, तो वहाँ पे अच्छा कैरेक्टर मैंने निभाया। जो ZTV पे आता था अपना छोटी बहू उसमें सीरियल में अच्छा कैरेक्टर मिला, तो वो किया मैंने। अच्छा। देन उसके बाद थोड़ा लगा कि मैं तो फेमस हो गई, चल रहा है, लाइफ अच्छी चली। फिर थोड़े टाइम के बाद फिर वो भी बंद हो गया। तो ऐसा भी होता है ना, जब ये हमारा कोई सीरियल चल रहा होता है, कोई फिल्म बहुत हिट हो जाती है, तो उस केस में हमको, जब हम रोड से गुजरते हैं तो हमको कोई ना कोई पहचान लेता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि आप रोड से गुजर रहे हो और आपको बहुत लोगों ने पहचाना हो? कैमरे के सामने कुछ और दिखते, कैमरे के पीछे कुछ और दिखते हो। अच्छा। कभी कभी इंसान पहचान लेता, कभी नहीं पहचान पाता है। तो मतलब ज्यादातर लोग नहीं पहचानते थे? ज्यादातर लोग नहीं पहचानते थे, क्योंकि तब मैं न्यू आई और फिर न्यू कुछ काम मिला, तो इतना नहीं पहचान हुई। बट हाँ, उसके बाद धीरे धीरे पहचान हो गई, फिर लोग पहचानने लगे। सो ये जो लास्ट 10 ईयर्स थे, ये कैसे रहे? मतलब फिल्म इंडस्ट्री बहुत टफ है। ऐसा भी सुनने को मिलता है कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोलते हैं। जैसे आपने कहा वाउचर में काम कर रहे थे, तो वहाँ पे भी बोला गया। तो आपके साथ तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे जब लोगों ने आपको कहा होगा कि अगर आपको काम चाहिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आपने कैसे मैनेज किया उसको? और या फिर अगर आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सके जो सबसे बुरा था कि मैं बाल बच गई। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तो हर टाइम में बोला जाता था। हर टाइम में? जहाँ पे एक जाते थे, तो आप कुछ जगह ऐसी थी कि जिनके थ्रू मैं जाती थी, जो सर के थ्रू, तो मेरे को नीट एंड क्लीन वर्क मिलता था। अच्छा। जो सीरियल के बाद में मुझे फोटोशूट मिलने लगा, तो वो नीट एंड क्लीन वर्क होता था। फोटोशूट में भी कॉम्प्रोमाइज होता था। अच्छा। जिसमें मुझे बोलते थे कि अरे पर चेंजेस आपको इतना नहीं इतना देंगे, और प्लस कोई टेंशन नहीं, एक ही बार तो करना है, टेंशन क्या ले रहे हो। मतलब वो सारी चीजें होती थी। फिर मतलब फोटोशूट किस चीज का फोटोशूट होता था? अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे, जैसे आपका कॉस्ट्यूम का हो गया, ज्वेलरी होगी, उसका। तो वो रेगुलर आपको काम मिलता रहता है? उसमें हर 3 दिन का गैप करके मुझे काम मिलता था। अच्छा। जो एक फोटोग्राफर थे, जो दिलीप दादा थे, बहुत अच्छे थे, बट अब वो नहीं है। तो उनके थ्रू मेरे को काफी अच्छा काम मिलता था। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ और आपको लगा कि आज तो मैं बच नहीं पाऊंगी, ऐसा कुछ? एक बार हुआ था। क्या? मेरे को सिर्फ ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाए, और फिर मैं ऑफिस गई। देन उसके बाद मेरे साथ सामने ही सर बैठे कि मीटिंग कर रहे, बात कर रहे, सारी चीज़ें समझा रहे, और मेरे दिमाग में चला हाँ अब तो मुझे काम मिलेगा, अब तो मेरे लिए काम है। अच्छा। तो दिमाग में वही चल रहा था, काम मिलेगा करके, अभी तो कंफर्मेशन हो जाएगा। बट पीछे से ऑलरेडी दूसरे, मतलब जो कंबाइंड कैबिन होता है ना जैसे, तो जॉइंट कैबिन में उन लोग 3 लोग और बैठे थे। तो बाजू की चेयर में आके बैठ गए, तो बोलते अरे आप टेंशन मत लो, आपको तो काम मिल ही जाएगा ना। थोड़ा डर लगा मुझे कि मैं क्या करूँ। उस टाइम मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लैंक हो गया कि अच्छा अब कुछ भी नहीं हो सकता, शायद बचूँ ना बचूँ, कुछ भी नहीं। तो कैसे बच पाए फिर आप? वो गलती से भी नहीं, मैं फ़ोन लगाने जा रही थी अपने फ्रेंड को, तो उन्होंने फ़ोन छीन के अपने हाथ में रख रहे थे कि अभी तुम क्यों फ़ोन कर रही हो, तुम बाद में चले जाना, तुम्हें तो जाना ही है, तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। फ़ोन स्वाइप हो गया, लग गया। पहले तो डायरेक्ट डायल वाला था, फ़ोन लग गया मेरे फ्रेंड को, तो उसने देखा कि मैं परेशानी में हूँ, तो वो फटाफट उसने पता किया और आ गया मुझे लेने। तो अच्छा। तब मैं बच गई, नहीं तो मतलब आपका वो फ्रेंड उस दिन नहीं आता तो शायद नहीं बचती, और 100% नहीं बचती। भगवान कसम कि मैं बच गई, नहीं तो शायद मैं नहीं बचती उस टाइम। और ऐसी कोई चीज़ जो आम पब्लिक को बॉलीवुड के बारे में नहीं पता होगी, जैसे हर दूसरे दिन कॉम्प्रोमाइज़ या फिर नेपोटिज्म, ये सब चीज़ों की तो बात होती ही रहती है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होगी जो लोग नहीं जानते लेकिन होता है।
आप अगर कुछ शेयर कर सके तो। ये तो कॉम्प्रोमाइज और नेपोटिज्म तो कॉमन हो गया, बहुत सारे लोगों को पता ही चल जाता है कि आजकल कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे काम मिल रहा है। तो हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज है ही है, क्योंकि अच्छा आपने मतलब आप किसी ऐसी लड़की या लड़के को जानते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करके उसने बहुत काम पाया? हाँ, अच्छा, मेरे सर्कल में है। अच्छा, 2-3 फ्रेंड है, काफी आज तक वो कॉम्प्रोमाइज करके काम ले रहे हैं। तो बहुत फेमस है वो लोग? फेमस है। तो मतलब अगर किसी को काम चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। वो भी कंफर्मेशन नहीं है कि काम लक बाय चांस। अगर आप मतलब कहते हैं ना डटे हुए हो, आपने बोल दिया कि आपने तो कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला और आपने सब कुछ हो गया, और वो पता चल रहा है बाहर जाके आपकी बदनामी करेगी, तो आप वो काम दे रहे हो बदनामी के डर से। और नहीं तो फिर जो बोल नहीं सकती, जिसमें जुबान ही नहीं है, तो वो तो फिर तो गई ना, उसकी बॉडी भी आपने यूज कर लिया, आपको काम ही नहीं दे रहे, तो टाइम भी वेस्ट हो गया लड़की का। कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कि किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, और वो इसी उम्मीद में कि काम मिलेगा तो चलो थोड़ा मैनेज करते हैं? हाँ, अभी जैसे मेरी फ्रेंड अभी हो गया उसको 2 महीने पहले ही, 2-3 महीने पहले गई है वापस घर। उसने कई बार वो बोलती है अरे नहीं जाने दो ना, काम तो मिल ही जाएगा, एक जगह पे नहीं तो दूसरी जगह पे। वो ऐसे करते करते हर जगह पे मतलब 8 से 9 जगह पे उसने सोचा कॉम्प्रोमाइज करने का, किया भी, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिला। एक बार काम दिया, वो भी छोटा सा एक कैरेक्टर, वो भी 1 डे 2 डे टाइप का ही होता है, जो मिलता है, दिख भी नहीं पाता इंसान, बस उतना हुआ। उसके बाद वो वापस कुछ भी नहीं। तो ये कैसे होता है? मतलब अगर कोई काम ही नहीं दे रहा है तो कोई ऐसे सब काम क्यों करेगा? एक दिमाग में इंसान बिठा लेता है ना कि नहीं काम तो मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज की क्या ही बात है। मतलब काम मिलेगा इस उम्मीद में करते हैं? इस उम्मीद में करते रहते। हाँ, कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज करना है ना, कोई इशू नहीं है, काम मिल ही जाएगा, उसमें क्या टेंशन है। तो आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया? नहीं, कहीं पे बात होती है तो मैं भाग जाती हूँ। मैं ये चीज से डरती हूँ, मैं बहुत चीजों से मतलब डर जाती हूँ। कोई इंसान कंडीशन का बोलता है तो मैं बहुत डरती हूँ। पहले डरती थी, मैं भाग के आती थी, और अब कोई फोन पे बोलता था, मैं बोलती सॉरी प्लीज मैं काम नहीं कर सकती। तो शूटिंग के लिए फोन आता कभी कुछ, मैं बोलती नहीं कर सकती, सॉरी। ये जानना चाहता हूँ कि आप जब पूना से मुंबई वापस आए या पहली बार भी आए, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा था कि मुझे बॉलीवुड में ट्राई करना है या फिर बॉलीवुड में मेरे को अपनी लाइफ सेट करनी है? दिमाग में एक बार आया था कि एक बार ट्राई तो जरूर करूंगी लाइफ में। मतलब कहते हैं ना, एक एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। राइट। हर चीजों का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो मैंने दिमाग में था कि एक बार जरूर ट्राई करूंगी। और आपको कहीं ना कहीं लगा होगा अब तो वाउचर बनाने का काम मिल गया, तो यहाँ से छोटा मोटा रोल तो मिल ही जाएगा। दिमाग में आया, बट एक टाइम पे ऐसा लगा कि अरे ये मेरे को काम देगे कि नहीं देगे। बट लेकिन हाँ, उस टाइम में बहुत दुबली पतली थी, फेस मतलब इतना अच्छा नहीं दिखता था। मतलब एक बोलते हैं ना छोटी गाँव की जैसे लड़की दिखती वैसे रहने का। अच्छा। तो मैंने सर को बोला, सर मुझे एक्टिंग में काम करना है एक बार, बस एक बार आप मेरे को एक्टिंग में काम दिलवा दीजिए। तेरे को पहले एक्टिंग आती है क्या? तूने कभी एक्टिंग में काम किया है? इंडस्ट्री में काम किया है? अच्छा। तूने कोर्स किया है इंडस्ट्री का? मतलब ऐसे रूड होके बात कर रहे थे। अच्छा। फिर ऐसे मेरे कपड़े, पहले कपड़े देख तूने कैसे पहने, अपने आप को देख पहले, तेरे में क्या है। अच्छा, ऐसे बोला उसने? हाँ, बोले तेरे में क्या है। तो मैंने बोला मेरे में क्या है मतलब क्या? तेरी शक्ल देख, देखो कोई सेंस नहीं है, तो कपड़े कैसे पहन के आई है, तू तेरे को मैं कहीं भेजूंगा तो कैसे तू जाएगी, ऐसे जाएगी क्या? बहुत रूड तरीके से बात तो उस दिन तो आपको बहुत बुरा लगा होगा कि यार। लिटरली रो दिया था वहाँ पे। मैं रो दी थी कि मैंने बोला सर मुझे तो काम करना है, मेरा एक बार ट्राई करना, मेरा एक बार मुझे ऐसा दिमाग में है कि एक करना ही करना है मुझे। तो उसके बाद में उसने काम दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। तो आपने कितना टाइम काम किया वो? 2 महीने तक काम किया। क्यों सिर्फ 2 महीने? 2 महीने इसके लिए क्योंकि 1 महीना तो जैसे तैसे निकल गया। फिर जब कहते हैं ना 2nd मंथ जब एंड होने वाला था, तो मैंने सोचा मैं कंटिन्यू जॉब करूंगी। वो जॉब मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से अच्छा था। भले सैलरी कम थी। कितनी थी? कुछ 3-3,500-4 हज़ार ऐसा ही कुछ था। बस 4,000 रुपये? हाँ। 4,000 में मुंबई में कैसे सर्वाइव किया आपने? बट ठीक है, मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं से बेटर है कि थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो थोड़े बहुत के चक्कर में मैंने सोचा यार ये कंफर्ट है मेरे लिए, और ये कंफर्टेबल जॉब था, एकदम कंफर्ट, आराम से, और टाइमिंग का कोई इशू नहीं। 1 बजे जाने का आराम से, 1-2 बजे बैठो, और 8-9 बजे वापस, मतलब 9 बजे तक ऑफिस बंद। तो एकदम कंफर्ट वाला काम था कि आराम से उठो, आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो छोड़ा क्यों फिर? उनका दिमाग में ये कुछ और चल रहा था कि नहीं मतलब मैं जो बोलता हूँ तो तुम कर लोगी क्या। बैड टच करते थे कि मतलब हाँ। अच्छा, ओके।
कैसे करना है, तुम समझ जाओ ना, मतलब पीठ पे ऐसे हाथ, समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने बोला सर प्लीज़ मुझे ये टचिंग वगैरह मुझे नहीं पसंद है। तो एक दिन तो मैं रोती हुई निकल गई। जैसे फिर मैं जहाँ पे पीजी में रहती थी, उन्होंने मुझे बोला क्या हो गया, क्यों रो रही है, किसने क्या कहा, सारी चीज़ें मैंने बताई कि ऑफिस में ऐसी ऐसी बात हुई है। राइट। तो सेकेंड डे गई तो मुझे बोला कि एक काम करो, आप ऑफिस मत आओ कल से, आज आपका लास्ट डे, आप कल से ऑफिस मत आओ। मैंने बोला सर हुआ क्या, मेरे को तो जॉब करना है ना, मैं तो यहाँ पे काम करना है मुझे। ऑफिस से तो निकाल दिया। फिर अपने फ्रेंड को बताया, तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि क्यों क्या हो गया। मैंने उसको सारी बातें बताई, पूरा एक्सप्लेन किया। तब उसने फिर कोई और जॉब देखा मेरे लिए, बोले थोड़ा टाइम रुक जा, मैनेज कर ले। मैंने बोला फिर कैसे करूँगी मैं, तो बोला कि कोई इशू नहीं, मैं हूँ ना, टेंशन क्यों लेती है। तो वो था, तो मुझे कोई इतना टेंशन नहीं था। फिर साथ में मेरे साथ में जाना कई बार। फिर मैंने उसको बताया मुझे एक्टिंग में भी काम करना है, एक बार ट्राई करना है एक्टिंग का। तो उसने बोला रुक मैं ट्राई करता हूँ। फिर उसने मेरे को 2-3 जगह बताई कहाँ पे ऑडिशन देना है, क्या करना है, और कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे अपने आप को रेडी होके जाना है। अच्छा। तो उसने थोड़ा मुझे सजेशन दिया, तो फिर मैं वो उसके हिसाब से मैं गई। ये वही दोस्त है ना जो पूना से हाँ, आप जैसे फेसबुक से बात किया, वो फ्रेंड मेरा जिसने मेरे को बहुत हेल्प की। तो उसको फिर मैंने बताया, तो उसने मुझे 2-3 जगह पे भेजा कि जाके देकर आए अपना ऑडिशन। मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन हाँ मैंने बोला मैं ट्राई कर लूँगी। तो ट्राई किया तो अच्छा हो गया, 2-3 जगह पे पसंद आ गया। फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे अपनी तीसरी जॉब मिल गई। अच्छा। ये तो दूसरी जॉब थी जो मैंने छोड़ दिया था, सर ने मेरे को भगा दिया। तो फिर तीसरी जॉब मिली, अच्छे सर थे और मुझे कहा कि ये एडवोकेट है, इनके पास जॉब करना है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। मैंने बोला मेरे लिए तो उल्टा अच्छा है। आराम से गई, जॉब किया, कंटिन्यू जॉब कर रही थी। फिर वहाँ पे भी दिमाग में तो भूत चढ़ा हुआ था कि एक्टिंग करना है, एक बार तो भी ट्राई करना है। राइट। तो मैंने बोला सर, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन सर बोलते बोलो सर मुझे एक बार एक्टिंग में ट्राई करना है, प्लीज़ देखिए ना कोई कांटेक्ट होगा तो। मेरे दिमाग में नहीं था कि ये तो एडवोकेट है, इनको कैसे पता होगा एक्टिंग का काम। राइट। तो बोले कि अरे डोंट वरी, मेरे और भी कांटेक्ट है, मैं पूछ लेता हूँ, कहीं पे अगर होगा तो बता देंगे। उनके थ्रू मेरे को फिर एक छोटा सा रोल मिल गया छोटी बहू में, अच्छा खासा लड़की का रोल मिला। तो मैंने बोला चलो कैरेक्टर तो मिल गया, कर लेते हैं। उनके थ्रू काम मिला, कंटिन्यू 3 महीने तक, मतलब आराम से 2-3 महीने मस्त किए काम। तो छोटी बहू वही जिसमें रूबीना दलाई काम करती थी। आपका क्या रोल था उसमें? बेटी का रोल था, जिसमें नैना जो है, नैना का रोल, मतलब उसकी बेटी का रोल आपने किया था। तो कितने महीने चला वो ट्रैक? 3 महीने तक मुझे मिला था आराम से। तो उस टाइम तो जब आप रोड पे मतलब जाते रहोगे तो बहुत लोग आपको पहचानते होंगे। हाँ स्टार्टिंग में इतना नहीं, बट लेकिन हाँ फिर धीरे धीरे करके लोग पहचानने लगे। अच्छा, मतलब ऐसा होता था क्या? क्योंकि कभी हमारी बहुत अच्छी फिल्म आती है तो इंसान पहचान लेता है, लेकिन फिर क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में कोई इंसान, क्योंकि कैमरे के जो सामने दिखता है वो थोड़ा अलग दिखता है, कैमरे के पीछे अलग दिखता है। तो ओके, तो बहुत बार लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि और ऐसा भी होता है ना, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि हाँ ठीक है ना, एक्टर है तो क्या है, कोई आके बात भी नहीं करता, तो हमको पता भी नहीं चलता कि कोई आपको जानता है कि नहीं जानता है। सही बात है। तो वही सारी चीज़ें काम करने लगे, फिर काम मिला, फिर उसके बाद 3 महीने किया, उसके बाद फिर बीच में गैप, फिर क्राइम पेट्रोल मिला। अच्छा, फिर क्राइम पेट्रोल मैंने 3 एपिसोड किए हैं। 3 एपिसोड क्राइम पेट्रोल के भी किए। तो क्राइम पेट्रोल में क्या आपने क्या नेगेटिव रोल किया है कि पॉजिटिव रोल किया है? उसमें नेगेटिव रोल तो नहीं मिला, पॉजिटिव रोल। मतलब बहुत सारे लोग क्राइम पेट्रोल में बहुत सारे लोगों को ऐसे रोल मिलते हैं ना कि उसने उसका मर्डर कर दिया, उसने उसकी चोरी कर ली, ऐसा कुछ काम मिला? मतलब ये था कि हाँ गए, लड़की अकेली चल रही है, उसको छेड़ रहे लोग, तो आप वो लड़की थी? हाँ वो जो छेड़ रहे, मतलब चलो डरी सहमी सी लड़की जा रही है, उसको लोग छेड़ रहे, फिर उसके साथ गलत हो गया, फिर उसका स्टोरी चल रहा है, इसको इंसाफ दिलवाना है, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, ये डरी सहमी से मुझे याद आया कि अक्सर लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में अगर काम पाना है तो कॉम्प्रोमाइज़ चेक करना ही पड़ता है, उसके बिना काम नहीं मिलता। तो क्या सच में ऑडिशंस वगैरह से काम मिलता है या फिर करना ही पड़ता है? मतलब ऐसा हो गया कि पहले तो भी टैलेंट की कदर थी। अच्छा, आजकल तो वो भी नहीं है। आजकल मतलब कितने मतलब जब आप इनिशियली आए थे तब कदर थी? तब अच्छा खासा था। अच्छा। तब मतलब लोग बोलते थे कि हाँ चलो ये एक्टिंग कर रहा है, ये तभी भी चलता था कॉम्प्रोमाइज़ का सीन, लेकिन इतना नहीं था जितना अभी चल रहा है। अभी इतना खराब क्यों हो गया? हर कोई इंसान अभी पता क्या करती है, लड़कियां खुद अगर आगे से अप्रोच करेगी कि सर आप मुझे काम दे दो, आप जो बोलो हम वो कर लेंगे। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था
ठीक है आप आओ बैठो, आपको सारी सीन मतलब जो भी स्क्रिप्ट है वो बताते थे, सारा सीन समझाते थे और आपको डायरेक्टली एक कंडीशन नहीं रखते थे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब जो लड़कियां हैं वो खुद ऐसे प्रिपेयर हो गई है बहुत सारी कि अब उनको ऐसा दिमाग में आ गया ना कि बस कंडीशन रहता है, हर जगह कंडीशन बोलते थे, इससे अच्छा हम पहले ही बोल दे कि आज आप जो बोल दो हम कर लेंगे। तो ऐसा आपने कोई एक्सपीरियंस मतलब लाइव देखा या किया कि किसी लड़की को मतलब इस तरीके से, मतलब कोई लड़की ऐसे कर रही है उसने बहुत अच्छा काम किया? है एक दो जो फ्रेंड है उन लोग ने किया है काफ़ी अच्छा, मतलब वो फेमस भी हो गई है। हाँ लेकिन अच्छा। अभी ऐसा है कि मतलब उनको देखा तो बाद में लगा कि शायद मैं भी करती, फिर बाद में एक दिमाग में आया कि जाने दो, नहीं किया तो अच्छा ही होगा, जैसे वैसे ठीक हो। तो ये जो आपको लगभग 10-12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि किसी ने आपको अप्रोच किया हो या फिर बहुत बुरी तरीके से आप कहीं फंस गए हो और आप बहुत मुश्किल से निकल पाए, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? एक जगह अप्रोच किया लेकिन मैंने बोला सर पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, आप काम देना चाहते हो, मुझे काम करना है लेकिन आप मेरा टैलेंट देखो। अच्छा, मेरा ये मत देखो कि आप कंडीशन रखोगे तो मैं काम नहीं करूंगी, मेरे को कंडीशन वाला काम नहीं करना है। वहाँ से एक जगह से निकल गई, सेकंड जगह पे फंस गई मैं। पहले तो कंडीशन बोला, मैं बोली नहीं। अच्छा। तो फिर मेरे को बोला अरे रुको रुको जाओ मत, ठीक है कंडीशन हटा देते हैं, बात कर लेते हैं, सारा सीन समझा देता। अब फिर मेरे को दिमाग में आया कि अरे हाँ मतलब ये बोल रहे कि चलो कर लेते काम अभी, मतलब अभी कंफर्मेशन है, मतलब दिमाग में से आ गया कंफर्म है, बस काम करना ही है। तो कंफर्मेशन के चक्कर में मैं बैठी रही और सेकंड जो कैबिन था, जैसे जॉइंट कैबिन होता है ना दूसरे वाला, तो वहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए थे और एक मैं सर के साथ बैठ के बात कर रही थी। अच्छा। मुझे पता नहीं चला, लेकिन निकलते टाइम मैंने बोला सर अच्छा ठीक है मैं बाय, मैं जाती हूँ। तो उन्होंने बोला अरे रुको अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम बैठते हैं, थोड़ा साथ में डिनर करते हैं। तो डिनर के चक्कर में उधर से 2-3 लोग निकल के आ गए, बैठे एक साइड में बैठ गए, एक इधर बैठ गए। तो बोले अरे मतलब वही है ऐसे टचिंग, टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना, काम दे देंगे तुम्हें, कंटिन्यू काम देंगे। अच्छा। मैंने बोला सर कंटिन्यू आपका काम नहीं चाहिए मुझे। अच्छा। तब मैं थोड़ी एकदम मन में अब मैं कैसे करूँगी, मैं तो मन में आ गया कि फंस गई मैं। अच्छा। क्यों आई मैं यहाँ पे। वहाँ पे मैंने फ़ोन अपने फ्रेंड को लगाना है, देख रही थी मैं कि अपने फ्रेंड को कॉल करूँ, बट फ़ोन जैसे उन लोग हाथ से ले रहे थे तब वो कॉल लग गया था, डायल हो गया था नंबर। अच्छा। तो कॉल लग गया मेरे फ्रेंड को, तो उसने जब मेरी बातें सुनी, जब आसपास की बातें सुन रहा है कि क्या सीन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अच्छा। तो वो तुरंत फटाफट वो मतलब समझ जाओ ज़्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट में फटाफट वो पहुंच गया। तब तक सिर्फ मैं बातों में उलझा रही थी। नहीं सर, ये तो पूरी फिल्मी स्टोरी है, जैसे एक हीरोइन गुंडों में फंस गई है, फिर उसको लोग बैड टच कर रहे हैं, फिर उसके इसमें वो फ़ोन लगाने की कोशिश करी है, फिर हीरो आता है, फिर उसको बचा लेता है, ऐसे ही हुआ। हीरोइन जैसा तो नहीं, लेकिन मैं हीरोइन तो नहीं, लेकिन एक ये चीज़ थी कि एक लड़की जहाँ पे फंसी है और उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया, उसका फ्रेंड एक सेफली उसको बचाने के लिए आ गया कि हाँ भाई लड़की के साथ गलत ना हो। मतलब एक इतना अच्छा था कि मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा था कि जो मुझे सपोर्ट किया उसने। अच्छा, ये वही फ्रेंड था जो जिसे फेसबुक से बात करके आए थे या कोई दूसरा था? नहीं, दूसरा फ्रेंड था जो मुझे, हाँ मैंने उसको डायल किया नंबर, वो फटाफट पहुंच गया और वो नियर बाय में ही था। अच्छा अच्छा। हाँ, जो लोकेशन पे थी मैं वो ये नियर बाय में था, क्योंकि अगर वो दूसरा फ्रेंड को अगर कॉल करती वो कहीं और होता तो फिर कैसे पहुंचता। राइट। तो इसके लिए वो पहुंचा। तो फिर बाद में फटाफट बोला कि क्यों, क्या हो गया, यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने बोला इन लोग सब बोल रहे काम देंगे और एकदम सडनली 3 लोग आ गए, तो मैं डर गई और मैं रोने लग गई वहाँ पे, एकदम मैं रो रही हूँ। मैंने बोला मुझे नहीं पता था आप लोग ऐसे करोगे, मतलब कैसे लड़कियों को मैनिपुलेट कर लेते हो। तो मुझे बहुत समझा रहे, अरे नहीं बेटा तुम समझ नहीं रही हो, हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे थे, हम लोग ने सोचा खाना खाते हैं साथ में। मैंने बोला आपका खाना नहीं चाहिए, आपका काम नहीं चाहिए, बस मैं जा रही हूँ अभी घर। शिल्पा जी, आपने कहा कि आप तो कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं करते, तो क्या कभी आपने कोई ऐसी लड़की या किसी को देखा है जो कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहा है लेकिन उसको फिर भी काम नहीं मिल रहा है? तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके सामने हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ एक सेट पे हुआ था। अच्छा। मैं गई थी एक सेट पे, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी, काफ़ी अच्छा फेमस टीवी सीरियल था। अच्छा।
उस पर ऐसा सीन था कि मैं भी गई, मुझे भी बुलाया था 1 डे 2 डे का, लेकिन मैं जब वो लड़की को देखी, जब अब क्योंकि उसका टर्न था, तो उसको बोला कि एक काम करो, पहले आप आ जाओ। अच्छा। पहले उसको बुलाया, डायरेक्टर ने जो भी अप्रोच किया, वो चले गई। उसने बोला एक ही बार है, कोई बात नहीं। फिर आ गई रिटर्न, फिर दूसरा बंदा आ गया, फिर लेकर गया, फिर तीसरा आया, फिर लेकर गया। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ये हो गई थी। मतलब एक ही दिन में इतने सारे लोग? एक दिन में, एक्चुअली मेरे सामने की बात है, हकीकत। अभी किसी को कैसे हम बताएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। हाँ। बट मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो लड़की को नहीं चलना हो रहा था, मतलब उसके साथ में 4-5 लोग ने कर चुके थे। अच्छा। तो और उसको नहीं चलना हो रहा था, इतनी तकलीफ में थी। आखिर में उसके घर तक उसको छोड़ कर आए। वो गोरेगांव में रहती थी। तो उसको काम मिला कि नहीं मिला? 2nd डे बुलाए। अच्छा। 2nd डे में भी उसको इतना सही काम दिया होगा, और वो भी कहीं दिखेगी नहीं, कहीं नहीं दिखेगी। मतलब ऐसा कि मतलब समझो, एक दिन में अगर 1 घंटा उसको बोला है कि आप रेडी होके बैठो, एक दिन 1 घंटे का काम हो गया, शूटिंग हो गया 1 घंटे में, पैकअप हो गया आपका, बट उसके बाद वो नहीं दिखेगी, क्योंकि 1 घंटे में आप कितना फुटेज निकाल लोगे? 2-3 सेकंड का, या 5 सेकंड 10 सेकंड, उतना ही होगा। और वो भी छोटा मोटा कोई रोल दिया होगा, छोटा मोटा, बैकग्राउंड वगैरह में। वही जो एक साइड में जैसे खड़े होते हैं लीड के बाजू में, या कुछ भी, मतलब कैसे हंसी मजाक कर रहे, बात कर रहे, बस उतना ही कैरेक्टर। मतलब इतने सारे लोगों के साथ करने के बाद सिर्फ इतना छोटा सही, सा रोल, हाँ, जो कि दिखेगा भी नहीं, मतलब दिखेगा ये भी तो नहीं। कंप्लीट एक्सप्लॉइटेशन है ना। हाँ, कंप्लीटली। तो इसी चक्कर में मैंने सारी चीजें देखने के बाद मैं और दूर भागती हूँ ये सारी चीजों से। अक्सर मुझे ना बहुत सारी लड़कियों, मतलब बहुत सारी लड़कियों से पता चलता है कि उनको सामने से रैंडमली मैसेज आता है कि हाय, हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, लेट्स मीट अप, फिर मिलेंगे, फिर मैं आपकी लाइफ सेट कर दूंगा, हमारी नई फिल्म आ रही है, मैं आपको लीड हीरोइन लेना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग जो सामने से मैसेज करते हैं, क्या वो रियल होते हैं? मतलब उनके पास उतना काम होता है कि वो लाइफ सेट कर सकते हैं? देखो, कुछ लोग, पता है कैसा है कि कुछ लोग रियल होते हैं, कुछ लोग फेक होते हैं। अच्छा। और अगर आपसे जो काम की बात कर रहे हैं वो रियल है। अच्छा। और लेकिन अगर वो जो फेक होते हैं ना, वो पहले आपके साथ काम की बात करेंगे, आप आ जाओ, आपके साथ बात करनी है, फिर 1 घंटा बीत गया, फिर मैसेज करेंगे, अरे मिलने का टाइम था, एक काम करते हैं ना, हम लोग कॉफी शॉप पे नहीं, हम लोग कहीं दूसरी जगह बैठते हैं, कोई साइलेंट प्लेस पे। मतलब काम की बात करने तो आराम से बैठो, पब्लिक प्लेस में बैठ के इंसान काम की बात कर सकता है। आप साइलेंट प्लेस में जाके क्या बात करोगे? साइलेंट मतलब क्या होता है? तो उनके दिमाग में कुछ अलग ही चलता है। जिसको काम देना है वो काम की बात करेगा, आप आओ, मीटिंग करो, आपका ये सीन है, आप ले लो काम। लेकिन रैंडमली अगर किसी को, आपने कोई ऑडिशन नहीं दिया, किसी को जानते नहीं हो, एक मैसेज आता है, तो वो काम आपको कैसे दे सकते हैं? वो आपका ऑडिशन ले लेंगे ना। अगर जैसे आप कहीं गए नहीं, आपको तो पहले बुलाएगा। जैसे शिल्पा जी, आप कहीं ऑडिशन देने गए, ऑडिशन देने के बाद में अगर आपको प्रोडक्शन हाउस से फोन आता है कि आपने ऑडिशन दिया था, काफी अच्छा था, हमको उसके बारे में बात करनी, लुक टेस्ट है वगैरह वगैरह, तो वो बुला रहे, समझ में आ रहा है, लेकिन आप घर पे बैठे हो, आपने कोई ऑडिशन नहीं दिया। ऐसा होता है ना, जैसे कई बार आपकी बात सही है कि जैसे हम प्रोडक्शन में जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, तब जाके हमें कॉल आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर रैंडमली अगर हमें कॉल आता है, वो जेन्युइन में निकल जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो फेक ही निकलेगा, वो जेन्युइन में निकल जाता है एक आधी। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको जा रहे हैं, आपको बुलाएंगे, बाकायदा उनका ऑफिस होता है, ऑडिशन ले लिया, अगर उनके फ्रेम में आप बैठ गए, आपको ठीक है, आप डन हो, आप आ जाओ, कल ही आपका शूट है या परसों आपका शूट है, आपको बता देंगे। अच्छा। क्या क्या सीन है आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप ऑडिशन देने के बावजूद भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं। अच्छा। हर कोई, मतलब कैसे होता है ना कि 90% फेक होते हैं, 10% रियल होते हैं, तो वही 10% में से 5% रियल है। अच्छा, 10% भी नहीं है, 5% रियल है। 5% में कैसा होता है कि अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हो, हर प्रोडक्शन में, बड़े बड़े प्रोडक्शन में ऑडिशन दिए, तब आपको कॉल आते। 5% वाले वो रैंडम लोग हैं कि जो आपको कॉल कर रहे रैंडमली, और आपको उसमें से काम भी मिल गया। 2-3 लोगों ने आपको काम दे दिया। तो और मुझे ऐसा लगता है जिसके पास रियल में काम होगा, उसके पास इतना टाइम होगा कि वो किसी भी रैंडम लड़की को या लड़के को मैसेज कर रहे कि आओ मिलते हैं, बात करते हैं वगैरह वगैरह। जिनके पास काम होगा वो टू द पॉइंट बात करेंगे, भाई आपका ये काम है, ये इस दिन आना है, यहाँ पे आके मिलना, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बात कर लेंगे। राइट। कि इतना काम है आपका, बस आप आ जाओ, ये लोकेशन है, आपको बस पूरा डिटेल सेंड कर दिया, खत्म, आपको आना है, खत्म हो गया। तो आपके साथ कभी ऐसा होता है क्या कि रैंडमली आपको कोई मैसेज कर रहा है कि मिलो, आपको मैं स्टार बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर, ऐसा हुआ है कभी? मुझे रैंडमली कई बार ऐसे मैसेज आते हैं, कॉल भी आते हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी आ गए थे कि मैसेज आया, कॉल आया कि अरे आपका नंबर वाया मिला है। मैंने बोला देखो, जहाँ से नंबर आपको मिलता है मैं उसे जानती हूँ,
जो भी नंबर देगा मुझे बताएगा कि मैंने किसी को नंबर दिया है। राइट। लेकिन मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं रैंडम लोगों को नहीं मिल सकती। मैं जिसे जानती हूँ, अभी तक जितना भी मैंने काम किया, मैं जितनों को जानती हूँ मैं उन्हीं के पास जाके मिलूंगी। अच्छा। उनसे ही मैं कॉल पे बात करूँगी, रैंडम से नहीं। तो अगर कोई, जैसे मान लो कोई नया इंसान बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाह रहा है, उसको ऐसे कोई रैंडम मैसेज आता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए, उसको पूरी जानकारी पहले निकाल लेनी चाहिए। पूरी अच्छा। जितनी इन्फॉर्मेशन है वो पहले निकाल लेनी चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, किसी को नहीं पता चलता है, जैसे न्यू जैसे होते हैं इंडस्ट्री में आ गए। कोई बताने के लिए क्या बोलते हैं कि मैं इस प्रोडक्शन हाउस का जो मालिक है उसका मैं ड्राइवर हूँ, उसका मैं पीए हूँ, कुछ भी ऐसा करके बोलते हैं ना। फेक लोग तो वैसे ही, क्योंकि क्या होता है ना, फंसाने वाले आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो फंसाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हमें कोई फेक कॉल आ रहा है, कोई हमें फंसाने का देख रहा है, रैंडमली कॉल कर रहा है, तो कई बार होता है कि आप अगर मिलने भी जा रहे हो रैंडम पर्सन को, आप पब्लिक प्लेस में मिलो, साइलेंट जगह पे नहीं, या ऑफिस वगैरह में जैसे बुलाते हैं, क्योंकि देखो भरोसा नहीं होता है। आपके साथ होता वैसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब कोई चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो हर किसी को अपना बच्चा बहुत प्यारा है, तो वो कोई भी इंसान इतने दूर आ रहा है, कमाने आ रहा है, तो नहीं जाना चाहिए रैंडमली किसी से भी मिलने इतनी जल्दी। और बॉलीवुड में शराब, नशा, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने कोई ऐसा इंसान देखा या कोई ऐसा एक्टर एक्ट्रेस जिसने मतलब शराब के नशे में या फिर और किसी चीज़ के नशे में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी? मेरे लाइफ में तो ऐसा कोई आया नहीं कि अपनी लाइफ ख़राब कर दी। हाँ, एक लड़की है जो हमेशा नशे में धुत रहती है, लेकिन काम करते रहती है वो। अच्छा, काम करती है, लेकिन उसको भी ऐसा है कि डायरेक्टर बहुत चिल्लाते रहते हैं कि अरे अभी स्क्रिप्ट है, अभी सीन तुम पहले रीड तो कर लो, तुम्हारा डायलॉग पहले देख लो अच्छे से क्या है। पर कैसे कर पाती होगी? तो अलग ही जोन में होती होगी वो एकदम। हाँ, ओके सर बताइए और क्या काम है मेरा अभी सीन क्या है मेरा बताओ। तो मतलब वैसा होता है कि वो, तो फिर उसको इतना काम कैसे मिल पाता है? सबका अलग अलग होता है तरीका। जैसे कि अब जैसे वो खुद आगे से सर को, हाँ ठीक है सर आप बताइए, हाँ सर बताइए और क्या, अच्छा। तो इधर ही हूँ। मतलब होते हैं कई सारे लोग, ड्रिंक करने के बाद में भी कुछ अलग फ्लो में चले जाते हैं। शिल्पा जी, बॉलीवुड के साथ एक और चीज़ बहुत हमेशा जुड़ी रहती है, नेपोटिज्म। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत अच्छी फिल्म या बहुत अच्छा सीरियल मिल रहा था और सब कुछ डन हो गया, एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, और पता चला लास्ट मोमेंट पे किसी जान पहचान वाले को जॉब, मतलब जान पहचान वाले को काम मिल गया, आपको नहीं मिल पाया? हाँ, एक मेरे साथ में 2 बार हुआ है। जैसे एक पहले मूवी था जो हिंदी, जो सेकेंड लीड था, वो कैरेक्टर पे बहुत फोकस था सेकेंड लीड पे। तो एग्रीमेंट हो गया, पूरा बुक मेरे हाथ में दे दिया डायलॉग डिलीवरी के लिए कि आप पूरा अच्छे से कर लो, प्रिपेयर हो जाओ, आपका क्या सीन है, पूरा एकदम एक्सप्रेशन के साथ। मैंने बोला ओके ठीक है। फिर वो तो हुआ, ये बाद में आया जो मूवी का था। पहले सीरियल का मिला था स्वाभिमान 2। अच्छा। जिसमें मेरे पास अभी भी मेल पड़ा है, कंफर्मेशन सिर्फ यस लिख के सेंड करना था मुझे, वो मैंने भेज दिया, लेकिन वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। बाकायदा मैं ऑफिस गई, वहाँ पे उनका एग्रीमेंट साइन करके आ गई, कुछ भी नहीं हुआ, वो तो चले गया डिब्बे में। अच्छा। सेकेंड ही आया था, मैंने सर को रेगुलर में मिलने जाती थी, यही अंधेरी में ही थे, हमेशा बोलते थे अरे शिल्पा मैं इधर ही हूँ, आप आ जाओ, मेरे को आपसे बात करनी है मूवी से रिलेटेड। तो मूवी से रिलेटेड बात करनी है, मैं चले जाती थी, और बात करते करते पता चला ये तो कई और लोकेशन देख के आ गए, और वहाँ पे कोई और लड़की फिक्स हो गई है, फाइनल हो गई है कि हाँ भाई ये काम करने वाली है। बाद में देख रही हूँ कि उनका ट्रेलर रिलीज हो गया है, और फिर दिमाग में आया कि अरे भाई मेरे साथ तो इतना गंदा नेपोटिज्म हो गया कि सिग्नेचर मतलब एग्रीमेंट करवा लिया है, मेरा लुक टेस्ट ले लिया, पेमेंट वगैरह सब फाइनल कर दिया, लेकिन काम ही नहीं दिया। अच्छा, तो ऐसे आपके साथ 2 बार हुआ है बड़े प्रोजेक्ट 2 बार। और छोटे छोटे प्रोजेक्ट में? छोटे छोटे प्रोजेक्ट में तो इतना नेपोटिज्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ मिल गया, जो अगर बोला है तो वो मिल गया काम। अच्छा। 2 बार इतना गंदा सीन हो गया कि अरे मतलब पूछो मत। शिल्पा जी, आपने कहा कि आपने नर्स की ट्रेनिंग नागपुर से ली और आप पूना से मुंबई आए, तो नागपुर से मतलब ट्रेनिंग लेने के लिए आप नागपुर गए थे या फिर क्या कनेक्शन है? मैं एक्चुअली मेरा जो जन्म स्थान है वो नागपुर है। अच्छा। और मेरा स्टडी वगैरह सब नागपुर में हुआ है। क्योंकि मेरी मम्मी का जो गांव है, गांव ही बोला जाएगा, मम्मी का जो मायका है वो नागपुर का है। वो नागपुर में ही? हाँ। तो फिर आपकी मम्मी पुणे गई, मतलब वो ऐसा सीन हो गया कि मम्मी पुणे गई वो इसके लिए क्योंकि जब मम्मी पापा का भी कारोबार वहीं पे मुंबई में नागपुर में शिफ्ट हो गया। पहले वो थे हिमाचल साइड से, लेकिन वो नागपुर में शिफ्ट हो गए।
अच्छा, मतलब आपके पिताजी महाराष्ट्र नहीं है? नहीं, वो राजपूत है। वो राजपूत है। हाँ, और आपकी मम्मी गढ़वाली महाराष्ट्र राजपूत है वो। हाँ। तो उनका फिर मतलब अरेंज मैरिज था, लव मैरिज था, कैसा लव विद था? अरेंज था। ये कैसा था, थोड़ा बताइए डिटेल में। नहीं, वो ऐसा था कि मतलब जैसे मम्मी अपनी सहेलियों के साथ जा रही है, पापा अपने दोस्तों के साथ, और वो भी एक ही थिएटर में, एक ही जगह पे। तो एक दूसरे को देख के होता है ना कि कोई इंसान पहले किसी को देख ले तो अरे दिल में बस गई, मुझे चाहिए तो यही चाहिए। लव एट फर्स्ट साइट जो बोलते हैं, वैसा कुछ। और मम्मी एकदम झड़की देखे, मुझे ये नहीं चाहिए, ये कौन है, मेरे को देख क्यों रहा है। और मम्मी तो बहुत तीखी पहले से, तीखी मिर्च। हाँ। तो पापा ऐसे आगे घर पहुंचे, और वही दिन में पापा जब घर पहुंचे, मम्मी भी अपने अपने घर पहुंची। ये सारी स्टोरी मेरी नानी और दादी ने सबने बताया, घर वालों ने। अच्छा। तो पापा जैसे घर पहुंचे तो जो बीच की होती है ना विचोलन, जो शादी का लेकर जोड़ती है, राइट, तो उन्होंने मम्मी का रिश्ता लेके पापा के घर, पापा का रिश्ता लेके मम्मी के घर। तो विचोलन को कैसे पता चला कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है? वो बाद में पता चला। अच्छा, तो वो ऐसी मतलब वो तो सिर्फ रिश्ता लेके आ गई ना। अच्छा। उनको पता नहीं था कि दोनों एक दूसरे को देख चुके। अच्छा। वो फोटो लेके आ गए, और फोटो लेके उधर चले गए, मतलब एक दूसरे का एक्सचेंज करवा दिए फोटो। जब जैसे घर पे फोटो आई तो मम्मी ने बोला, ये इससे मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अभी करनी ही नहीं है शादी। अच्छा। मम्मी ने ये कहा तो पापा ने बोला, नहीं मुझे करनी तो इससे ही करनी है। अच्छा, मतलब आपके पापा बोले कि करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, और मम्मी बोले कि मैं इनसे तो करूंगी ही नहीं। और तो फिर मम्मी ने मना किया, बहुत झगड़े हुए। मम्मी मतलब नानी मामा सब समझा रहे थे मम्मी को, लेकिन फिर मम्मी मान गई। फिर वो करना क्यों नहीं चाहती थी, क्या प्रॉब्लम है? मम्मी को स्टडी करनी थी, मम्मी को अच्छा पढ़ लिख के, मतलब कहते हैं ना अपना अच्छा लेवल बनाना था। अच्छा। और उस टाइम मतलब मम्मी कम एज थी। फिर नानी ने सोचा कि अरे कर लो, लड़का अच्छा है, घर वाले अच्छे हैं, सब कुछ है। बट जॉइंट फैमिली थी मेरे पापा की, बहुत लंबी चौड़ी फैमिली। तो वो नानी ने करवा दिया। एंगेजमेंट के दिन भी मम्मी ने क्या किया, एंगेजमेंट तोड़ने के विचार में, एंगेजमेंट तो हो गई, बोलती अब मेरे को एंगेजमेंट तोड़ देनी है, मेरे को करना नहीं है शादी। फिर बहुत झगड़े फसाद हुए। फिर उसके बाद पापा चक्करे काटने लगे, बहुत समझाने लगे। मम्मी के घर आते थे, नानी से मिलते थे, तो नानी को बड़ा पसंद आते, मतलब सबको पसंद आते थे, मेरी मम्मी को ही नहीं पसंद आते थे। अच्छा। फिर जैसे तैसे तो शादी हो गई। फिर मम्मी जैसे पहुंची ससुराल, इतने पूरा जॉइंट फैमिली देख के मम्मी एकदम शॉक। अच्छा। कि इतने मतलब पापा को मिला के पूरे 7 भाई और 1 बहन, और 8 लोग थे इन लोग। तो मम्मी एकदम हिल गई, अरे इतने बड़े जॉइंट फैमिली। फिर पता नहीं कुछ फैमिली में मैटर चलने लगा, कुछ होने लगा, तो फिर मम्मी पापा थोड़ा अलग जाके रहने लगे। फिर हम लोग हो गए दोनों बहनें। पहले मैं जैसे 96 में हुई, मैं 96 का बॉर्न। हाँ। देन उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर 2 साल बाद 98 में वो भी हो गई। हाँ। तो फिर हम लोग सीन ऐसे एकदम हो गए। फिर मम्मी एकदम शांत, पापा भी शांत, दोनों मतलब लाइफ बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी चलने लगी। दोनों में प्यार बरकरार है, झगड़ा फसाद भी हो रहा है, प्यार भी हो रहा है, मतलब ठीक है, चलो लाइफ है, चल रही है। फिर इतने अच्छी ज़िंदगी चलने के बाद ना सडनली पापा को एक बार हार्ट अटैक आ गया। जब पापा मतलब आसपास में जो ये थे ओनर थे, उनकी बेटी नर्स थी, तो उन्होंने एक हैंडल कर लिया, पापा को बचा लिया। वो जब पता चला कि पापा को 2nd हार्ट अटैक था, वो एक हार्ट अटैक तो उनको ऑलरेडी आ चुका था पहले, तो 2nd हार्ट अटैक में पापा को बचा लिए। फिर थोड़ा टाइम हुआ, फिर अच्छे चलने लगा, तो फिर पापा को 3rd हार्ट अटैक में ख़त्म हो गए। तो 3rd हार्ट अटैक ख़त्म हो गए तो मम्मी एकदम पागल हो गई, क्योंकि एज कम, पापा की भी एज मतलब बहुत यंग थे। क्या एज रही होगी उनकी? क्या एज रही होंगी मम्मी, मतलब कुछ 15-16 साल की उम्र में ये शादी हुई है मम्मी की। अच्छा। हाँ। तो मतलब काफ़ी कम एज थी, तो इतना मतलब नहीं था। और कम एज में मतलब शादी हो जाना, फिर बच्चे हो जाना, तो इतना समझ में नहीं आता है। तो मम्मी एकदम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मम्मी लेकर गई दादी के घर। तो मेरे चाचा जब जा रहे थे, क्योंकि घर का गाड़ी वाड़ी सब घर पे ही थी ना, तो ट्रांसपोर्ट वगैरह जो बिजनेस था उनका घर का ही था। तो गाड़ी पे जा रहे थे, बोले अब तो मेरा ऑर्डर आ गया, मैं जा रहा हूँ करके। पूरी गाड़ी ओवरलोड थी, उनको जाना था खाली करने। जैसे निकलने लगे, पापा की डेड बॉडी लेके घर पे गए। मेरे चाचा देख के एकदम शॉक कि भैया तो 4 दिन पहले अच्छे आए, घर पे अच्छे से थे, अभी सडनली कैसे क्या हो गया। तो पापा लेकर गए, मम्मी वहाँ पे रो रही है, सब लोग रो रहे, पूरी फैमिली वाले।
और मेरे चाचू घर पे लेने आए, अरे बच्चों चलो पापा बुला रहे हैं। हम लोग को लगा अरे पापा ठीक हो गए, चलो चलते हैं। अरे हम लोग खुशी खुशी जाने लगे। देख रहे तो पापा एकदम शांत है, और मैं उस टाइम बहुत काफ़ी डरी हुई, क्योंकि पापा से कनेक्टेड मैं ही थी बहुत ज़्यादा। आपकी क्या एज रही होगी उस टाइम? मैं 4th में थी, मतलब 8-9 साल, वही उतना ही एज होता है। तो तब मैं पापा को देख के एकदम घबरा गई, कैसे क्या हो गया। फिर वो हो गया, पापा चले गए। तीसरे दिन में जब अस्थियां विसर्जित करते हैं, पापा की अस्थियां विसर्जित करके आ गए, चाचा ने धक्के मार के घर से निकाल दिया। ये भी नहीं देखा चाचा ने? हाँ, तो जो चाचा बाहर जा रहा था वही चाचा ने घर से धक्के मार के निकाल दिया कि अरे घर पे क्या कर रही है, इसको चले जाना चाहिए, मेरे भाई को तो ख़त्म कर दिया, अब ये क्यों यहाँ पे है, इनके बच्चों को भी भेज दो। तो दादी ने बोला बच्चों को रहने दो, इसको जाना है तो जाने दो। मम्मी ने बोला नहीं, बच्चे तो मेरे साथ में रहेंगे, क्योंकि बच्चे मेरे साथ में रहेंगे। तो मम्मी ने झगड़ा बहुत किया। फिर मम्मी ने हम दोनों बहनों को लेकर अलग रही थोड़े टाइम। फिर उसके बाद जैसे लाइफ चलने लगी, मम्मी फिर किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन, किसी के घर में खाना बनाने का काम करती थी। मतलब हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, मम्मी की बदौलत है आज मैं जो भी, मम्मी की बदौलत। क्योंकि मम्मी नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती जितने अच्छे जगह पे हूँ मैं आज। तो मम्मी ने बहुत पढ़ाया लिखाया अच्छे से। थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा था, मम्मी ने जैसे तैसे संभाल लिया। फिर थोड़ा मम्मी को समझ आई, थोड़ा हम लोग को भी पता चला कि हम कहाँ पे रहते, क्या रहते। तो मम्मी एक दिन नानी के घर लेकर गई। नानी को बोला कि मेरी बड़ी बेटी को आप रखो, मैं थोड़े टाइम अपनी दादी के घर पे, मतलब मम्मी चलेगी दादी के घर छोटी बहन को लेके। मेरी नानी झगड़ा करने लगी, नहीं रखूँगी, ये नहीं। फिर मेरी मम्मी की बड़ी बहन मम्मी से झगड़ा कर रही और मुझे सर पे मार रही, तो पढ़ लिख के क्या ऑफिसर बनेंगे, कलेक्टर बनेगी। उनके बच्चे मेरे कभी स्कूल यूनिफॉर्म, कभी नोटबुक, कभी बुक्स, कभी कुछ ना कुछ मेरे नुकसान ही करते थे। और शूज़ छुपा देते थे कभी कि ताकि मैं स्कूल ना जा पाऊँ। बट एंड में क्या हो गया कि जितना आप किसी को पीछे खींचते हो पढ़ाने लिखाने के लिए, कुछ अच्छे काम के लिए, वो आदमी उतने आगे जाते हैं। मैं तो आगे चले गई, उनके ही बच्चे पीछे रह गए। ऐसा मतलब मैं तो बोलती हूँ हर किसी को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी को खींचो मत, पीछे मत आने दो, उसके साथ साथ आप भी चलो, उसको भी ले चलो। तो ऐसा सीन हो गया। फिर मम्मी को बोली, मम्मी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं नहीं रह सकती, मुझे बर्तन साफ़ करने बोलते हैं, वो भी चूल्हे के बर्तन। छोटा बच्चा कैसे साफ़ करेगा, स्कूल जाएगा, क्या करेगा। तो उस टाइम आपकी मम्मी कहाँ पे थी? आपकी दादी के घर पे थी? दादी के घर पे थी। फिर थोड़ा मम्मी को, छोटी बहन छोटी थी ना काफ़ी, तो थोड़ा समझ आया। तो मम्मी ने बोला एक काम करो, दोनों बहनें नानी के घर पे या दादी के घर पे मैं रख देती हूँ। तो नहीं हुआ। फिर नानी के घर पे हम लोग रहने लगे दोनों बहनें। फिर मम्मी पुणे चले गई। मम्मी ने एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है, पेपर में ऐड देखी, कॉल किया नागपुर से ही। तो उन्होंने, सर ने मम्मी को भेज दिया पुणे। बोले आप पुणे चले जाओ, आपको कंपनी में अच्छा जॉब मिलेगा, पैसे अच्छे मिलेंगे। मम्मी ने बोला मेरे दोनों बच्चों के लिए मेरे को तो काम करना है, क्योंकि इन लोग की लाइफ अच्छी हो जाएंगी, और क्या चाहिए मुझे। मम्मी ने अपना सारा जीवन दोनों बच्चों के नाम कर दिया कि चलो पढ़ लिख लेंगे, अच्छे बन जाएंगे तो मुझे आगे सपोर्ट मिलेगा। तो मम्मी जॉब करने लगी, पैसे भेजने लगी, हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे। तभी भी घर वाले, अरे पैसे भेज रही हो तो एक बात बताइए, महीने में 2 बार किसकी सैलरी होती है? एक ही बार तो एक ही बार होती है ना। पर मेरी नानी 2 बार सैलरी, हर 15 दिन में सैलरी मांग रही। कैसे देगा कोई इंसान हर 15 दिन में? मतलब आप नानी के पास रहते थे? हाँ। तो खर्चा पानी आपकी मम्मी को देना मम्मी देती थी सब। तो मैं ये चाहती थी, मम्मी को यही बोलती थी कि मम्मी पैसे लग रहे लेकिन नानी देती नहीं है, क्योंकि स्कूल जाओ तो स्कूल में पैसे तो लगने थोड़े बहुत तो भी चाहिए ना एग्जाम के टाइम में। कभी कॉपी लेना है, पेन लेना है, कभी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई तो वो चाहिए। नानी हमेशा पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। मम्मी बोलती मैं तो पैसे भेज रही हूँ बच्चों के लिए, खाने पीने का भी अलग दे रही हूँ, तो पैसे और काहे के चाहिए। तो वो सारी सिचुएशन ख़त्म होते होते हो गई। फिर मैंने बोला नहीं, छोटी सिस्टर आ गई पुणे मम्मी के पास, वो रहने लगी। फिर मैंने भी बोला मम्मी मुझे भी आना है। तो वहाँ से एक टिकट लिया, मैंने नानी को बोला मुझे जाना है, तो नहीं जाने दिया। बोले अकेले कैसे क्या जाएगी क्या। तो फिर कहते ना आसपास के दोस्त लोग होते, तो फिर उनसे हेल्प वगैरह लेके बैठ गए, कोई आने वाला है तो आ गए साथ में। तो फिर पुणे मम्मी के पास चले गए, मम्मी मुझे पिकअप करने आ गई। मस्त आराम से मम्मी से मिली, मम्मी के पास रहने लगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मम्मी मैंने
कुछ देखा था, कहीं पे सुना था कि मुंबई में अच्छा काम है, कुछ है। तब वैसे जर्नी चालू होते होते पहले नागपुर, नागपुर से पुणे, पुणे से मुंबई, ऐसे घूम के तो मम्मी फिर बहुत समझाई। फिर मम्मी ने बोला एक काम कर, तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो पहले नागपुर जा, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, फिर डिसाइड करते क्या करना है। तो मैंने बोला मम्मी ग्रेजुएशन तो मैं कर लूँगी, कोई इशू नहीं, लेकिन बोले नहीं नहीं बेटा, पहले पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करोगे तो ही आप लोग आगे बढ़ोगे, नहीं तो कैसे बढ़ोगे। रिटर्न नागपुर गए, तब फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक काम करती हूँ, नानी दादी इन लोग के पास रहने, क्योंकि रहो भी तो बहुत झगड़े फसाद इन लोग, क्योंकि झगड़े ही कर रहे हैं, पैसे मांग रहे, कहीं पढ़ने नहीं दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे, कॉपी छुपा रहे, कभी किताब छुपा रहे, कभी हर टाइम पे किचकिच, खाने पीने को भी टाइम से नहीं, इंसान बीमार हो जा रहा। मैं मतलब बहुत जल्दी बीमार होती थी। अच्छा। मतलब ऐसा था कि जॉइंटिस बहुत जल्दी हो जाता था मुझे उस टाइम, खाने को प्रॉपर नहीं मिला, टाइफाइड एकदम बार बार। पर वो तो आपके रिलेटिव्स है ना, तो वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने ही बहुत बुरे होते हैं। अच्छा। हमें लगता है अपने बहुत सपोर्ट करते हैं, अपने सपोर्ट नहीं करते, अपने ही बहुत बुरे होते हैं। अभी जब इतना जो पीरियड चला था वो बहुत गंदा पीरियड था, मम्मी के लिए भी, हमारे लोग के लिए भी। पापा नहीं है, कैसे करने का। नानी को ही लगना चाहिए मेरी जवान बेटी विधवा हो गई है, उसके दोनों लड़की है, चलो मैं संभाल लूँ। इनफैक्ट मम्मी की बहनों को भी लगना चाहिए कि चलो हम लोग सब हैं, मिल बांट के संभाल लेंगे, उसको इतनी टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। उल्टा उन लोग ही परेशानी क्रिएट कर रहे थे। वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि इंसान ना घर का ना घाट का, ऐसा हो गया। आखिर जैसे तैसे पढ़ाई कंप्लीट करके मम्मी के पास गए, फिर वहाँ से जैसे तैसे यहाँ पहुँचे। सो आपको ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आता है, मतलब नागपुर में, मुंबई में या पुणे में? मुंबई। नागपुर में मज़ा नहीं आता है? नागपुर में मज़ा नहीं, एक मतलब वैसा है कि नागपुर ऐसा नहीं है, पुणे नागपुर अच्छी जगह है, बुरे नहीं है। नागपुर फेमस है, ऑरेंज सिटी के नाम से फेमस है, पुणे स्टडी के लिए फेमस है काफ़ी। लेकिन मुझे मुंबई इसके लिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, सारी चीज़ें समझते हैं। आपको कहीं पे भी जाना है, कुछ भी चीज़ करना, हर चीज़ आपको सपोर्टिंग के लिए, आपके दोस्त हो, फैमिली हो, कोई भी, मतलब एक एज अ फैमिली भी बन जाए तो भी आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ ठीक है, आप चलो आगे, कोई टेंशन नहीं। अब वहाँ पे आप करने जाओ तो आपको पहले मतलब पीछे करने वाले पहले हो जाते हैं। मतलब शायद मुंबई बड़ी सिटी है तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने काम में बिजी हैं, उनको किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं। अपने दुनिया में खुश है। और शायद नागपुर में जहाँ से आप आते हो उधर लोगों के पास थोड़ा काम की कमी होगी, तो वो लोग जिसके पास काम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो टाइम पास करेगा, तो वो यही काम करते होंगे। नागपुर में बोलना चाहूँ तो ये रियलिटी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नागपुर में हकीकत है कि वो अपना काम छोड़ के दूसरों के घरों में ताका झाकी करते कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई अपने अपने कामों में ध्यान दो, दूसरों के घर में ताक झाकी ना करो, क्योंकि अपना ही घर का बेदी लंका ढाए वैसा हो जाता है, कल को ये ना हो। अपना ही घर समेट के रखो तो सही है। और जब हम इस पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, आपने वो काली साड़ी वाली के बारे में बताया था, उसके बारे में भी बताओ कि जब नागपुर जाते तो कैसे वो आपके पीछे आ जाती है और कहाँ से वो मुझे ना जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे सडनली वो दिखने लगी। मुझे नहीं पता वो कहाँ से, कैसे, किसने क्या किया, वो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं, कोई चीज़ का पता नहीं है, क्योंकि मैं कभी मानती ही नहीं थी ये सारी चीज़ों को। अच्छा। मैं आज भी भगवानों में भी मैं इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ। अच्छा। दिल से मानती हूँ लेकिन इतनी पूजा पाठ नहीं करती हूँ। जब लगता है तब मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, बस खत्म। लेकिन जब मैं नागपुर जाती हूँ तब पता नहीं अचानक क्या मेरे पीछे कौन सा साया लग जाता है, काली साड़ी वाली दिखती ही रहती है मुझे। मतलब कहाँ दिखती है वो? मतलब आपको घर में भी दिखती है कि बाहर दिखती है, किधर दिखती है? बाहर, घर के अंदर नहीं, क्योंकि घर के अंदर तो भगवान होते हैं ना। अच्छा, तो घर के बाहर तक दिखेगी? बाहर तक। क्या बोलती है वो आपको? कुछ भी नहीं, सिर्फ बुलाते रहती है, मतलब बुलाते रहती है, क्यों बुलाती है भगवान जाने, आज तक मैं नहीं गई। मतलब कैसे बुलाती है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। बस वो सडनली ऐसे, मतलब जैसे ऐसे खड़ी है, ठीक है, कभी उसका हाथ ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है, और वो मतलब ऐसी भी नहीं, काली साड़ी वाली, एकदम लॉन्ग हेयर, अच्छा मतलब ज्वेलरी पहनी है, और ब्यूटीफुल दिखती है। मतलब दिखना, फेस दिखता है उसका? फेस वैसा नहीं दिखता, ब्लैक दिखता है फेस, काला फेस दिखता है? हाँ ब्लैक है। तो ये फर्स्ट टाइम आपको कब एक्सपीरियंस हुआ था? 9th में, जब मैं कहीं बाहर गई थी एक्चुअली। तब मेरे सामने एक लड़की रहती थी, बहुत अच्छी फ्रेंड थी। अच्छा। उसने सुसाइड कर लिया था। अच्छा। हाँ, उसके बॉयफ्रेंड के चक्कर में। पंजाबी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी, मतलब समझ जाओ कि वो 10th में 12th में जब भी आई है, जब भी वो पास होती थी 1st डिवीज़न। अच्छा।
फर्स्ट रैंक में आती थी, और वो लड़की जब डेथ हुई उसके बाद में मुझे वो दिखना शुरू हुई है। अच्छा, वो लड़की वही लड़की है जो? नहीं, लड़की अगर होती तो शायद, क्योंकि वो उसका और मेरा कांटेक्ट बहुत अच्छा था। जब भी, क्योंकि आसपास रहते थे ना, स्कूल जाना था तो पास में ही स्कूल था, उसका गुरु नानक कॉलेज था, गुरु नानक स्कूल, और मेरा राजकुमार तो पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं। तो साथ में जाना है, साथ में आना है, तो कभी आपका जो आसपास का लोग होते कभी आपको हार्म नहीं करेंगे। तो ये आपको हार्म करना चाहती? नहीं, ये हार्म, अगर वो लड़की होती तो हार्म नहीं करती, क्योंकि वो दिखती थी हमेशा वो अपने टेरेस पे, उसके घर के टेरेस, क्योंकि वो ऊपर पढ़ाई करती थी। अच्छा। घूम घूम के स्टडी करती थी ऊपर में। बट ये जो दिखती थी पता नहीं कौन थी, लेकिन उसके खत्म होने के बाद में मुझे दिखना शुरू हुई। अच्छा, तो मतलब इसने कभी आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश की? बिल्कुल भी नहीं। तो करती क्या है? मतलब जैसे आप नागपुर स्टेशन उतरे, आप मैं नागपुर उतरने के बाद में घर पहुंची, सिर्फ वो रात के टाइम ही दिखती थी मुझे, डे में कभी नहीं दिखती। डे में तो भूत वूत वगैरह ये सब नहीं दिखेंगे, और रात को ही मुझे दिखेंगे। नहीं लगता वो भूत, अगर भूत होती तो शायद कुछ अभी तक अनहोनी हो जाती। कुछ अनहोनी हुई नहीं है मेरे साथ, कभी कुछ किया नहीं है, बट अब मुझे दिखती है, अभी भी मैं जाती हूँ मुझे दिखती है, बट कुछ हार्म नहीं किया मुझे आज तक। और ये सिर्फ आपको ही दिखती है कि आपकी फैमिली में किसी किसी और को नहीं दिखती है। मैं एकदम देख के मैं एकदम डर जाती हूँ ना, तो मेरे घर वाले बोलते एकदम तू ऐसे क्यों दिख रही है एक साथ ऐसे, तो बोलते क्या हुआ, मैंने बोला वो दिख रही है मेरे को सामने। अच्छा। तो ऐसा होता है। तो कभी उसने कभी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई कभी कोशिश नहीं, जितना टाइम दिखे मुझे कभी उसने परेशान किया नहीं है, बट सिर्फ दिखती है, सिर्फ हंसती है, बस उतना ही। बाकी तो आपने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की? कैसे बात करूं मैं जान इधर रहती है मेरी जब वो दिखती है। तो टोटल कितनी बार देखा होगा आपने उसको? बहुत बार। बहुत बार। तो शिल्पा जी, आपने अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। उम्मीद है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ नई स्टोरीज पता चली होगी। थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया।